नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर काफी कुछ हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी पर केस भी किया गया है वहां पर। तो क्या आप हम ये कह सकते हैं कि ये यात्रा थोड़ा असर पैदा कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस यात्रा को बीच में रोक दे, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर दे? इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी रणनीति कुशल है, अगर उस लिहाज से हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे, ये यात्रा रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा करने पे तो राहुल गांधी को और ज्यादा हमदर्दी प्राप्त होगी और ये तर्क जो है कि ये विपक्ष की राजनीति को वो अन्य बिना राजनीति मुकाबले की राजनीति किए बिना सरकार पुलिस की मदद से एजेंसियों की मदद से ये लोग बाधित करते हैं, तंग करते हैं, तो उस तर्क को और ज्यादा महत्व मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो ऐसा करेंगे। इससे ये जरूर साबित होता है कि राहुल गांधी की यात्रा काफी जुझारू किस्म की है। इसमें जो एक मिलिटेंट एलिमेंट है राहुल गांधी की यात्रा में, वो काफी ज्यादा है और जैसे जैसे असम से निकलेगी और दूसरे प्रांतों में जाएगी तो और भी ज्यादा किसी दूसरे रंग में भी वो जुझारूपन सामने निकल कर आ सकता है। तो फिर असम में लोकसभा की जितनी सीटें हैं और असम की इस वक्त जो राजनीतिक स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी नाजुक है। नाजुक इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि मणिपुर की घटना के बाद में पूरे उत्तर पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो थोड़ी पहले जैसी नहीं रह गई है। मतलब उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है कि क्या उन्हें 2019 की सफलता प्राप्त होगी। और शायद राहुल गांधी इस ये जो भारतीय जनता पार्टी थोड़े से अंदेशों की शिकार है वहां पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी बड़े संकट की शिकार है, लेकिन थोड़े अंदेशे जो पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए उन अंदेशों को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं और थोड़ा मुश्किल में डालना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इंडिया अलायंस की बातें कही और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के रूप में हम लड़ना चाहते हैं विपक्ष से। लेकिन और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला है वो जल्द ही हो जाएगा। मैं पत्रकार वार्ता में उस बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन क्या सच में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ रहा है या उनकी गाड़ी कहीं रुक सी गई है, या वो एकाएक आएंगे पत्रकारों को बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, ये फैसला हो चुका है? देखिए, मैं अभी भी बहुत इनकी गति धीमी है और असाधारण रूप से धीमी है। ये धीमी गति इनका नुकसान कर रही है। इनके जितने हमदर्द हैं विपक्ष की राजनीति के, वो भी सब इस बात को मानने लगे। पहले मैं समझता था कि शायद 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक ये लोग अपना काम कर लेंगे, लेकिन अब वो तो गुजर चुकी है। आज तो 23 तारीख है। मुझे नहीं लगता कि पूरी जनवरी गुजर जाएगी तब भी इनका सीटों पर इनका तालमेल सब प्रदेशों में हो पाएगा। इसलिए अब मैं उन्हें एक और बढ़ा के तारीख मैं कहता हूं 10 फरवरी तक कर लेंगे। 15 दिन मैंने इन्हें और दे दिए कि 10 फरवरी तक आप कर लीजिए। आप 10 फरवरी तक भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कब करेंगे, ये सवाल है। अच्छा, अब इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि भाई आपका जो उम्मीदवार खड़ा होगा भाजपा के उम्मीदवार के मुकाबले, मान लीजिए आपने ये कर लिया, तो वो क्या क्या बोलेगा, उसके पास क्या नैरेटिव होगा आपको उन्हें बताने के लिए? क्या नैरेटिव ये होगा कि वो भाजपा सरकार पे आरोप लगाएगा, मोदी पे आरोप लगाएगा कि मोदी सरकार भ्रष्ट है, मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, मोदी सरकार की विदेश नीति गड़बड़ है, मोदी सरकार झूठ बोलती है। क्या ये बोलेगी? ये बोलेंगे सारे उम्मीदवार? ये बोलने से तो बात को साबित नहीं होती है। ये तो विपक्ष 10 साल से बोल रहा है। सवाल ये है कि क्या उनके पास कहने के लिए ये होगा कि भाई मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, तो हम इस बेरोजगारी को बढ़ने नहीं देंगे और इतने इतने रोजगार इतने इतने लोगों को देंगे। अगर विपक्ष अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर योजना जो है, अग्निवीर योजना का विरोध करती है, तो विपक्ष को एक उसमें फैसला लेना होगा कि भाई हम अग्निवीर अग्निवीर योजना भी तो रोजगार से संबंधित है ना। वो एक खास तरह का रोजगार है जो कुछ दिन तक रहेगा लोगों के पास, फिर उनसे रोजगार वो छिन जाए। तो वो विपक्ष इस बार में कोई एक रवैया तय कर सकता है कि भाई हम अगर सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे, हम लोगों को, नौजवानों को जो फौज में कमीशन देंगे तो वो फुल कमीशन होगा पहले जैसा। ये एक आधा अधूरा और अस्थायी कमीशन नहीं होगा।
मुझे नहीं पता कि इसका फायदा नुकसान क्या होगा, मुझे नहीं पता कि विपक्ष कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ वैकल्पिक बात कहनी पड़ेगी ना। जितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली ही पड़ी हुई हैं, तो आपको पता है, विपक्ष को ये बात पता नहीं है कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। विपक्ष कह सकता है कि हम 6 महीने के अंदर इतनी करोड़ सरकारी नौकरियां भर देंगे, ये वायदा कर सकता है। विपक्ष ये भी वायदा कर सकता है कि हम निजी क्षेत्र के ऊपर दबाव डालेंगे कि निजी क्षेत्र भी अपने यहां आरक्षण दे। क्या विपक्ष ये सब करने के लिए तैयार है? अगर विपक्ष ऐसा कर सकता है तो विपक्ष के पास एक समांतर ब्लूप्रिंट होगा। केवल विपक्ष ये कहेगा कि भाई जातिगत जनगणना कराइए, तो उससे तो लोगों को क्या मिलता है, लोगों को नहीं पता है इससे हमें क्या मिलेगा। जातिगत जनगणना ठीक है, वो आपका एक मुद्दा है, आप उसको कहते रहते हैं, और बिहार में तो करवा दिया गया है, लेकिन उससे मिलेगा क्या? ठोस रूप से समझ में आना चाहिए लोगों को कि ये चीजें हम लोगों को मिलेंगी उससे। इसी तरह महंगाई का सवाल है, विपक्ष को दावा करना चाहिए कि भाई हम इस तरह की नीतियां अपनाएंगे या कुछ करके जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी एक सीमा से महंगाई नहीं बढ़ेगी, मगर कुछ ऐसा करना चाहिए, लोगों को लगे कि इनके पास एक वैकल्पिक नजरिया है, ठोस रूप से दिखाई पड़े कि ये वैकल्पिक नजरिया है। तो वो जब तक नहीं करेंगे ये, तब तक जो गठजोड़ में तालमेल की सीटें तय करने वाला सवाल है, वो अगर कामयाबी से कर भी लें, ये 10 फरवरी तक या 15 फरवरी तक भी कर लें, तब भी उससे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, ये मुझे इसमें शक है। दूसरे, अब जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस प्राण प्रतिष्ठा से एक बहुत बड़ा एक भावात्मक माहौल बना है। आज में 3 लाख लोगों ने वहां दर्शन किए हैं। अभी 100 दिन बाकी हैं मई शुरू होने तक। इसका मतलब है 3 करोड़ से ज्यादा लोग तब तक दर्शन कर चुके होंगे। इससे बहुत से ऐसे लोग जो कि पहले इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था, वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं को पर विचार करेंगे। ये मानना नादानी होगी कि जो दर्शन कर रहे हैं सारे यूपी के हैं, यूपी के बाहर के नहीं है, या वो पश्चिमी भारत के नहीं है। उनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि दक्षिण भारत से आए हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से तरह तरह के लोग हैं उसके अंदर शामिल। एक आदमी दर्शन करके जाएगा, 5 आदमियों से बात करेगा जाकर, बहुत सारी माउथ पब्लिसिटी होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हर कदम पर विपक्ष सत्ता पक्ष के मुकाबले पीछे छूटता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जिस दिन जब इंडिया गठबंधन बना था, तो शुरुआती दौर में पहली 3 मीटिंगें हुई थी, उन मीटिंगों में विपक्ष सत्ता पक्ष से आगे निकलता हुआ लग रहा था। आगे नहीं, कम से कम लग रहा था कि बराबर बराबर दौड़ने लगा है। जैसे ही लोकसभा विधानसभा चुनावों की मुहिम शुरू हुई और इंडिया गठबंधन की गतिविधियां ठप कर दी गई, तो जाहिर है जब आपने अपनी गतिविधियां ठप कर दी तो आपके मुकाबले जो दौड़ रहा है वो आगे निकल जाएगा आपसे। भाजपा आगे निकल गई, संयोग या दुर्योग से या किसी तरीके से चुनाव भी जीत लिए तीनों। तो कुछ भी तो इनके फेवर में नहीं जा रहा है, और वो अपने पक्ष में सब कुछ लाने के लिए उनकी तरफ से जितने प्रयास होने चाहिए थे उतने प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीच में इसका खंडन भी किया, हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने, फिर शाम तक खबर आई कि नहीं, ये बात सही है कि जो 30 जनवरी को राहुल गांधी की मीटिंग होगी शायद पूर्णिया में, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो एक तरीके से ये जो बात आ रही है कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के घटक दल इससे जुड़ सकते हैं, क्या उसे छोटी सी आशा किरण मान सकते हैं कि इनमें एकजुटता आ सकती है? भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी है। ये लोग तो अभी यही तय कर रहे हैं कि उनकी मीटिंग में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। आज कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न देने का निर्णय ले लिया गया है। अच्छा, अब कर्पूरी, भाजपा की कोशिश क्या है बिहार में? भाजपा की कोशिश ये है कि जो एमबीसी और जो महादलित वगैरह उत्तर प्रदेश में उसके साथ आ गए हैं मोटे तौर पर, बिहार में वो नीतीश कुमार के जरिए उनके साथ थे। अब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है तो किसी तरह उनको भाजपा अपनी ओर खींचे, इस प्रकार की कोशिश है कि ना। तो वो अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके वो अपनी इस कोशिशों को और परवान चढ़ाना चाहती है। तो भाजपा तो लगातार कोशिश कर ही रही है। ये लोग उन कोशिशों की कितनी काट कर पा रहे हैं, ये देखने की बात है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग पर्याप्त रूप से सक्रिय हैं, पर्याप्त रूप से सोच रहे हैं,
दूरंदेशी से काम ले रहे हैं या फुर्ती से जो कमियां रह गई हैं उनकी भरपाई कर रहे हैं। ये भाजपा से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसके साथ आज दिन में एक खबर ये भी चली थी कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं, तो ये भी एक जो अनिश्चितता का माहौल बनाया जा रहा है, या तो मीडिया के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा मैं या तो खुद मानता ही नीतीश हूँ कुमार नीतीश के कुमार द्वारा। के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। अभी भी जी। एक कार्यक्रम में भाग ले रहा था, वहां भी इसी प्रकार की बातें हो रही थी हम्म, कि फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ गुल खिलेगा, कुछ कमाल होगा वगैरह से इसी तरह की बातें हो रही थी। हम्म, कि कहा जा रहा था या पुष्ट सूत्रों के मुताबिक आरजेडी में और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार बहुत ही दुखी हैं, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो कोई भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं कि अब सम्राट चौधरी की पगड़ी का क्या होगा। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार वो अपनी पगड़ी को बहा देंगे, ऐसी इस प्रकार की कुछ प्रतिज्ञा की थी ना सम्राट चौधरी ने। तो अब नीतीश कुमार मान लीजिए एनडीए में आ जाएंगे, ये लगभग ऐसा लगता है, बात इस तरह पेश किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे तो ये बात तकरीबन तय है। तो अब सम्राट चौधरी की पगड़ी का क्या होगा। फिर अभी जो मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको बिहार ले जाया गया, योजना पूर्वक भाजपा ले गई और एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन किया गया, जो भाजपा का ही सम्मेलन था, लेकिन उसमें नाम कोई और दे दिया गया ताकि ये न लगे कि ये पार्टी सम्मेलन है। और उसमें उन्होंने जोरदार भाषण दिया मोहन यादव ने। जाहिर है कि वो जो बिहार के यादव हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश है, उनके साथ जुड़ने की कोशिश है। तो आप देखिए ना भाजपा कितने मोर्चों में एक साथ काम कर रही है। एक तरफ तो वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और दूसरी तरह की कोशिशें कर जो एमबीसी और महादलित वगैरह है उसको अपनी ओर खींचने की प्रतीकात्मक कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एक यादव नेता को उसने मध्य प्रदेश से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, उसको बिहार में ले जाकर पेश कर रही है, यादव मतदाताओं के सामने पेश कर रही है ताकि लालू यादव के प्रभुत्व को, यादवों के ऊपर जो प्रभुत्व है उसको चुनौती दी जा सके। तो भाजपा तो तरह तरह से ये काम कर रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष एकदम हताशा की स्थिति में है, उसके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है? हताशा की स्थिति में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हताशा की स्थिति में है, लेकिन विपक्ष कम से कम मुझे लगता है कि उसकी गिरफ्तार बहुत धीमी है। वो निर्णय लेने में दूरंदेशी का परिचय नहीं दे रहा है, पूर्वानुमान का परिचय भी नहीं दे रहा है। जैसे कि राम मंदिर के सवाल पे जो निमंत्रण को लेकर जो विपक्ष में दुविधा पैदा हुई, वो उस बात की सबूत है कि इन्होंने पूर्वानुमान नहीं लगाया था इन बातों का। भाई तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि भाजपा हमें फंसा सकती है इस चक्कर में। सोच के रखना चाहिए था कि हमारा अगर ऐसा किया तो हमारा ये रवैया होगा। जब निमंत्रण मिल भी गया तो तुरंत मीटिंग करके अपना रवैया तय करना चाहिए था, नहीं बहुत दिनों तक तय किया। तो ये सब जो स्थितियां हैं वो बताते हैं कि इनका जो रणनीतिक मानस है वो उतनी खूबी के साथ नहीं काम कर रहा है जितनी खूबी के साथ भाजपा का कर रहा है। और आखिरकार भाई मैदान है, मैदान में दो, हम कल्पना ये कर रहे थे कि दो बड़ी टीमें एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। एक तरफ एनडीए होगा जिसमें भाजपा का वर्चस्व है, 95% भाजपा है, 5% दूसरे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके अंदर बराबर बराबर की ताकतों वाली बहुत सी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े मजबूत नेता हैं, ये सब लोग मिलकर लड़ेंगे भाजपा से। तो वो तो मुकाबला तो होगा, ये तो मुझे यकीन है मुकाबला होगा। और एक भाजपा के बहुत सारे उम्मीदवारों के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार भी खड़ा होगा, ऐसा भी मुझे लगता है, भले ही उसमें कितनी भी देर हो जाए। लेकिन यही है कि अगर ये और ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से, सुचिंतित तरीके से, प्रभावी तरीके से इस काम को करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आजकल यानी कि 2-3-4 दिनों में जो परिस्थिति बनी है, मैंने कल भी इस सवाल को किया था, आज थोड़ा-सा मैं तफ़सील से ये समझना चाहूँगा कि क्या ये सच में पश्चिम बंगाल में या बिहार में अगर नीतीश कुमार विपक्षी खेमे के साथ ही रहते हैं, तब भी ये जिसको कोट अनकोट राम लहर कहा जा रहा है, वो इनके नहीं, पाँव नहीं, नहीं, उखाड़ देगा? नहीं, नहीं, मैं राम लहर वगैरह से प्रभावित नहीं हूँ। मैं तो बार-बार इस बात को कहता हूँ और मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि अगर आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अ, समाज और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में समझौता हो जाए, तो कितनी भी बड़ी राम लहर हो, भाजपा की 30 सीटें कम हो जाएँगी, 35 सीटें कम हो जाएँगी उत्तर प्रदेश में। देखिए, अंक रसायन शास्त्र बड़ी चीज़ होती है, केमिस्ट्री बड़ी चीज़ है, लेकिन अंकगणित का बहुत महत्व होता है। आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव में भाजपा को 6.5-7% ज्यादा वोट मिला था 2014 के मुकाबले। फिर भी उसकी सीटें कम हो गई थी उत्तर प्रदेश में। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि सपा बसपा
7% वोट ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं होता है। 7%, 7% वोट ज्यादा मिला था। उसके बावजूद भी सीटें घट गई थी भाजपा की, 9 या 10 सीटें घट गई थी। तो असली बात यह है कि ये अगर अंकगणित बन गया उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या में कितना भी सफल उत्सव क्यों ना हो, भाजपा की सीटें कम हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की सीटें, भाजपा चुनाव हार जाएगी, भाजपा की ज्यादा रहेंगी यूपी में सीटें, लेकिन उससे 25 से 30 सीटें भाजपा से छिन सकती हैं, जो उसकी संभावनाओं पे एक बहुत जबरदस्त प्रहार होगा अगर मायावती उधर जुड़ जाए तो जहां पर विपक्ष का गठबंधन मजबूत होगा, वहां भाजपा को चुनाव जीतने में मुश्किल होगी। वो कितने भी लोगों को दर्शन करा दे, कितना भी कालचक्र घुमा दें नरेंद्र मोदी, कुछ भी कर दें। क्या ये कहा जाए कि विपक्ष के जो नेता हैं वो अपने अपने अहम से ज्यादा पीड़ित हैं, या कुछ शासक दल का डर भी है, फाइल तैयार है? आखिर कौन से ऐसे कारण जिनको हम इंगित कर सकते हैं विपक्ष की अभी तक गठबंधन को सफल रूप से बना पाने में नाकामी के रूप में? मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे कांग्रेस में कमी दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि जिस तरह की भूमिका कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने निभाई थी, जिस तरह की भूमिका कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निभाई थी, जिस तरह की भूमिका कभी जयप्रकाश नारायण ने निभाई थी, है, ये तो कांग्रेस विरोधी एकताओं के उदाहरण है। उस तरह की भूमिका भाजपा के खिलाफ निभाने वाला कोई नेता है नहीं। देखिए, व्यक्ति का महत्व होता है। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा संगठन है, भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत है, लेकिन मोदी का व्यक्ति के रूप में महत्व है कि नहीं? तो उस तरह का व्यक्ति जो है ना, इन लोगों के पास नहीं है। एक करिश्माई शख्सियत जो कि इसके इर्द गिर्द ये सब लोग जमा हो जाएं और सब लोग कहने लगेंगे भाई ये है आदमी हमारा, हम इसके साथ हैं, हमारी सारी पार्टी इसके साथ खड़ी हुई है, ये लड़ेगा मोदी से। तो वो अगर ऐसा आदमी इनके पास है नहीं, उसकी वजह से इनकी एकता नहीं बन पा रही है। और फिर इनकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं भी हैं। वो बात खुल के नहीं कहते हैं, लेकिन वो छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं भी हैं निश्चित रूप से। ये डर लगता है कहीं इसको ज्यादा महत्व ना मिल जाए, इसके आदमी ज्यादा जीत गए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। इस प्रकार का काम चल रहा है इनका। 96 में, यानी कि 1996 में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन चुनाव उपरांत एक गठबंधन बन गया था और वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। तो एक बड़े नेता के होने की जरूरत होती है हमेशा होती है। और देखिए, गठबंधन 2-3 तरह के होते हैं। एक गठबंधन होता है जो चुनाव के पहले थोड़ा बनता है और चुनाव जीत जाने के बाद पूरा बनता है, जैसे कि ये बना था 2004 में। भाई, एक गठबंधन से सोनिया गांधी ने शुरू की थी, जब चुनाव जीत गई तो वो गठबंधन बड़ा हो गया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बन गया, यूपीए बन गया। एक गठबंधन ऐसा होता है एनडीए जैसा, सारा चुनाव के पहले ही बन जाता है और वो गठबंधन ही चुनाव लड़ता है। एक गठबंधन इस तरह का होता है। तो कई तरह के गठबंधन होते हैं। अब देखिए इनका गठबंधन कैसा बनता है। आगे हम इस बात पर नजर रखेंगे कि देश की राजनीति में विपक्ष की राजनीति किस तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दिशा क्या है। आज की बातचीत के लिए अभी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। नमस्कार।